नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जनवरी के सिर्फ 3 हफ्ते गुजरे, यानी कि इस पूरे साल के 3 हफ्ते, और जिस तरह का माहौल भारत में बन रहा है उसे अंग्रेजी में कहते हैं चिलिंग इफेक्ट्स। यानी भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाया जाता है, वहाँ जो प्रेस की आज़ादी है और बोलने की स्वतंत्रता है, उसको लेकर सबसे बड़ा अब तक का खतरा महसूस हो रहा है, जिसको झेला जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया कि वो 2002 के दंगों के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल या सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उसको भारत में बैन कर दिया गया है। बैन किसी परोक्ष तरीके से नहीं, प्रत्यक्ष तरीके से बाकायदा भारत की सरकार ने कानून का सहारा लेकर इस डॉक्यूमेंट्री को न सिर्फ बैन किया है, बल्कि इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कोई भी सूचना अगर सोशल मीडिया पर भी डाली जाती है, लिखी जाती है, यहाँ तक कि सांसदों के जरिए चुने गए भारत की संसद में बैठने वाले सांसद, जनता के प्रतिनिधि, उनको भी बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा आईटी रूल्स के तहत जिस तरीके से पूरा एक तरह से कहा जाए तो तथ्यों का और सच का जो ठेकेदार बन गया है भारत सरकार, भारत राज्य, वो अपने आप में बेहद फिक्र की बात है, मेरे जैसे पत्रकारों के लिए ही नहीं बल्कि आप तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि मेरे जो बोलने का अधिकार है, जो मेरी प्रेस की फ्रीडम है, उसका सीधे सीधे जो संबंध है वो आपके जानने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से भारत इसे देख रहा है, खासकर जबकि सिर्फ 400 दिन से भी कम बचे हुए हैं अगले लोकसभा चुनाव के लिए। 9 साल पूरे होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के। ऐसे में किस तरीके से जो सेंसरशिप है, जिसको कि इमरजेंसी के दौर में महसूस किया गया, और वो गाथाएं हम सुना करते थे पिछली पीढ़ी के पत्रकार थे उनके जरिए, और आज मेरी पीढ़ी के पत्रकार उसको महसूस कर रहे हैं। किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन लोग सामने आएंगे, कैसे ये जो पूरे ड्रिकोनियन कानून है इनका मुकाबला कैसे किया जाएगा, इन सब को जानने के लिए मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहतरीन मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आकार पटेल। आकार पटेल फिलहाल एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के 2015 से 19 के बीच तक वो जुड़े रहे, एमनेस्टी हेड थे, उसके अध्यक्ष थे, और अब फिलहाल वो बोर्ड ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल के चेयर हैं। अभी भी एक जिम्मेदार पद पर वो मौजूद हैं और भारत सरकार की टेढ़ी निगाहें उनसे अछूती नहीं हैं, ये भी आप जानते हैं। उनकी 2 बहुत महत्वपूर्ण किताबें, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स और इसके अलावा और हिंदू राष्ट्र, ये दोनों बहुत पढ़ी जाने वाली किताबें हैं जो लोकप्रिय रही हैं आम दर्शकों के, आम पाठकों के बीच में भी। आकार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जिस चीज़ का हवाला देकर ये जो डॉक्यूमेंट्री है, नरेंद्र मोदी की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा स्टेट की जो मशीनरी है वो लग गई है। विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, कि किस तरीके से कहा गया कि कॉलोनियल माइंडसेट यानी औपनिवेशिकवाद की मानसिकता से घिरा हुआ है बीबीसी ब्रिटेन। कभी इन्होंने जिक्र किया कि इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जब आपने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा तो आपके मन में क्या विचार आए, किस तरह से देखा आपने? एक तो ये कि इसमें सिर्फ एक नई बात थी, वो ये कि जो यूके की सरकार थी उसने उस वक्त 20 साल पहले कोई सर्वे किया था जिसकी बुनियाद पर वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि जैसा कि आपने कहा कि मोदी सरकार, तब की जो गुजरात की सरकार थी, वो शामिल थी दंगों में। ये एक नई बात है। बाकी कोई नई बात मुझे वहां पर नजर नहीं आई। बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव चीजें हैं उन शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपने परिवार को खोया, और वो उस मौके पर वहां पर थे, फिर से वहां पर वो पहुंचे। लेकिन ये सब मिलाकर मुझे ये नहीं लगा कि इसमें कोई ऐसी बात थी कि सरकार इस तरह का रिएक्शन दे। और दूसरी बात ये कि सरकार के ढांचे का इस्तेमाल करना
इस चीज के लिए ये मुनासिब नहीं है, दो वजहों के लिए। एक तो ये कि ये भारत सरकार और एक कोई इंडिविजुअल एक ही चीज नहीं है, अलग अलग हैं ये। और जो आरोप लगे थे वो एक शख्सियत पे लगे हैं जो उस वक्त एक दूसरी नौकरी में था, एक दूसरे काम पर था वो। दूसरी बात ये कि ये मुझे लगता है कि मोदी जी के जो एडवाइजर हैं मीडिया के, स्वपन दास गुप्ता जी हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल है मेरे साथ, अशोक मलिक हैं और भी लोग हैं, उनको ये कहना चाहिए था कि इससे ना तो आपकी छवि बिगड़ सकती है, ना तो आपकी लोकप्रियता में कोई फर्क आएगा। ये 20 साल पहले की बात है, इसको जाने दीजिए। अगर ये रवैया रहता सरकार का तो ठीक होता, ये नहीं हुआ। एक और ऑप्शन था सरकार के पास कि इस डॉक्यूमेंट्री में जो कहा गया है, खास तौर से जो यूके की सरकार कह रही है जैक स्ट्रॉ के जरिए, उसको वो खारिज कर देती कि हमारे यहाँ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है, वो ये बात बताती है कि ये सही नहीं है, और वहां पर छोड़ देती। किया उन्होंने ये कि एक चीज जो शायद अब तक लोग भूल गए होते, वो अब इंतजार कर रहे हैं कि ये दूसरा पार्ट 2 आएगा, उसमें क्या आएगा। तो मुझे ये लगता है कि सरकार ने जो रवैया अपनाया यहाँ पर, वो ना तो ठीक था, ना तो सरकार के लिए बेनिफिशियल रहा है। लेकिन इसमें आकाश जी जो हास्यास्पद है वो ये कि ज़्यादातर जो सरकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हों या फिर वो 100 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने कहा कि वो रिजेक्ट करते हैं बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को और जो आंतरिक मामले हैं भारत के उसमें दखलंदाजी दे रहे हैं, इन तमाम लोगों ने में से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी और हम इसे रिजेक्ट भी करते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बात का खौफ है जिसमें एक आदमी की छवि की रक्षा के लिए पूरा का पूरा जो भारत राज्य है वो लगा दिया जाता है, और इतना अगर काफ़ी नहीं होता है तो जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी फील्ड किया जाता है। ये कौन सी इमेज है नरेंद्र मोदी की जिसको बचाया जा रहा है? ये बात जाहिर है कि ये चीज जो दिखाई है बीबीसी ने, ये मोदी जी को चुभी है, और एक ऐसे लेवल पर चुभी है कि ये पूरा ढांचा जो है, सरकारी ढांचा, जो रिटायर्ड लोग हैं, एमईए के स्पोक्समैन है, सबको लाइन पे लगाया है कि आप ये काम करें कि इसको ऐसी लाइट में दिखाए कि ये क्रेडिबल ना हो। मुश्किल इसमें ये है कि बीबीसी की छवि, भारत सरकार उसके बारे में क्या कहती है, उस पर वो मुश्तमिल नहीं है। लोग जानते हैं कि बीबीसी क्या है दुनिया भर में। अगर आप ऐसी संस्था को कहेंगे कि ये झूठ बोल रही है या तो ये कोई कॉलोनियल एजेंडा या माइंडसेट लेकर आई है, लोग मानेंगे नहीं बाहर। तो आपको ये भी जानना है, आपको ये भी समझना है कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो लोगों को कह रहा हूं कि आप जाके बोलें, क्या ये काम कर रहा है? कौन मानेगा इस बात को कि एक डॉक्यूमेंट्री, मैं इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल हूं, कई महीनों से वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि 4 लोगों को आप एंकर रूम में बुलाकर कहें कि ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, टिका हुआ। ये वो नहीं है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसी चीज को ये कहना कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है, एजेंडा है, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं था। लेकिन आपने जो एक अहम बात कही कि इसमें एक नई बात यह है कि जैक स्ट्रॉ के विदेश मंत्री रहने के दौरान जो रिपोर्ट थी उसको रिलीज़ कर दिया गया। अब 20 साल गुजर जाने के बाद, 21 साल के बाद, वो तो बात अहम है, लेकिन इसके अलावा जब आप तैयार हुए, आपने अपनी सहमति दी इस डॉक्यूमेंट्री को में बोलने के लिए, तो आपने क्या ये नहीं सोचा कि क्यों ये 2 दशक पुराना जो भूत है इसे वापस लाया जाए? क्योंकि कई तो टिप्पणीकार यहाँ तक कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की ये इमेज, अंग्रेजी में कहें तो नरेंद्र मोदी का 2002 का जो परफॉर्मेंस रहा, 2002 में जिस तरह से उनकी अध्यक्षता में जब वो मुख्यमंत्री थे तब इतने भयंकर दंगे हुए, वायलेंस हुआ, उसकी वजह से भी एक सेक्शन ऐसा हो सकता है हमारी आबादी का जो उनको वोट करता हो, यानी कि उसकी वजह से, ना कि डिस्पाइट, अंग्रेजी में कहें बिकॉज ऑफ दिस, नॉट डिस्पाइट दिस। यानी कुछ लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को सबक सिखाते हुए हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उनकी ब्रांडिंग की जाए और देखा जाए। और इससे क्या आप इनकार करेंगे कि एक सेक्शन कम से कम ऐसा होगा जो इस बात के लिए उन्हें पसंद करता है कि देखिए अनुशासित किया उन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन को? नहीं है ऐसा एक
सेक्शन और काफी बड़ा सेक्शन है जो लोग इसके खिलाफ बोलते रहे हैं, वो 20 साल से बोल रहे हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको या तो सुनना नहीं चाहते, या तो उनको सुनने के बाद भी इस फैसले पर अड़े हैं कि ये जो हुआ वहां पर वो ठीक हुआ। मैंने जब सुना कि ये डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो और ये जब दूसरा जब 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 इसका दूसरा हिस्सा आएगा, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पूरी स्टोरी क्या है। ये आज तक ये वो लोग बीबीसी इस स्टोरी को लेकर आएंगे कि आज भारत में माहौल कैसा है, पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में कैसे ऐसे कवानीन आए हैं भारत में जो कि माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं। और ये पूरा एक बैकग्राउंड था पार्ट 1 में कि ये शख्स जो है वो कहां से आया है, आज कहां पर है और आज यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जब ये दूसरी जो जो इसकी एपिसोड है वो जब दिखाई देगी, शायद आज रात को आने वाली है, तब ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इसमें कोई एजेंडा 20 साल पुराना नहीं है। ये जो स्टोरी है ये आज की स्टोरी है। और जैसा कि आपने कहा, ये भारत की के गणतंत्र की स्टोरी है कि एक ऐसे बैकग्राउंड के शख्स को इतनी लोकप्रियता मिली थी और मिली है और शायद आगे भी ही मिलेगी। उसका बैकग्राउंड क्या है और आज उसकी हकीकत क्या है। तो सूत्र तो ये बता रहे हैं मेरे बीबीसी में कि ये 2019 के बाद जिस तरह का रिलेशनशिप, रिश्ता रहा नरेंद्र मोदी का भारत की मुस्लिम आबादी से, उस पर पूरे तरीके से बेस्ड रखा है जो पार्ट 2 आने वाला है। यानी कि पार्ट 2 का कनेक्शन इसलिए भी पार्ट 1 से बनता है कि जो ये पार्ट 2 है ये सीधे तौर पर आज की जो राजनीति है उस पर पूरे तरीके से निर्भर है। जो व्यक्ति उनमें से आपके साथ ही जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने मुझे बताया कि जब उनका इंटरव्यू किया जा रहा था तो 2002 की बात उनसे नहीं की गई थी, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करने की कोशिश हुई। हालांकि वो जो उनका इंटरव्यू है वो पार्ट 1 में लगाया गया। खैर वो अलग कहानी है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं, ये बाकायदा आप ये एक डिस्टिंक्शन बनाना चाहते हैं कि भारत की सरकार को, हालांकि ये जो आरोप हैं ये उस वक्त के मुख्यमंत्री पर लगे जो आज का प्रधानमंत्री है, लेकिन है तो वही व्यक्ति। तो भारत की सरकार को चाहे स्टेट मशीनरी भी सामने आए, चाहे विदेश मंत्रालय भी कहे, ये पूरा अधिकार है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को रिजेक्ट करे, इसकी आलोचना करे, इससे अपने को डिसोसिएट करे। लेकिन बैनिंग से समस्या है। ये आपको लगता है कि जो पहला मेरे सवाल का हिस्सा था उस पर भी आपको आपत्ति होगी? हाँ, देखिए, ये बात सही होती, उचित होती, जो गुजरात के मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई डॉक्यूमेंटेशन लेकर आते कि हम लोग ने इस पर काम किया था, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, वो ठीक होता। भारत सरकार अपना पूरा बल जो है इसके पीछे लगाकर बीबीसी को डिस्क्रेडिट करना चाहती है, ये ना तो उचित है ना तो इफेक्टिव है। ये काम नहीं करेगा। और मेरा ये मानना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि जो मोदी जी के जो मीडिया के जो एडवाइजर हैं, उनको भी शायद यही लगा होगा कि इसमें गुस्सा दिखाना नहीं है, इसमें अक्ल से काम लेना है और इसको छोड़ देना है। वो उन्होंने किया नहीं। यही वजह है कि आज दुनिया भर में ये चर्चा हो रही है कि जो गणतंत्र की जो मदर है, वहां पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। वहां पे कोई गूगल को आप शेयर करेंगे ट्विटर पे तो वो निकाल देगी। यहां तक कि जो ऑपोजिशन के एमपीज हैं उनकी भी ट्वीट। तो ये कहां पर होता है? ये कोई भी दूसरे डेमोक्रेसी में ये नहीं होता कि आप ऑपोजिशन को भी बोलने ना दे। ये मैं मानता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको देखकर सरप्राइज नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत सालों से हो रहा है उन लोगों के साथ जिनको सरकार टारगेट करती है। बिल्कुल। लेकिन आकाश जी, इसके साथ साथ यहाँ पे फ़र्क ये पैदा होता है कि जब आईटी एक्ट का हम जिक्र करते हैं और उसमें जो ख़ास एक हिस्सा है कि भाई भारत की जो अखंडता है, संप्रभुता है, इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर ख़तरा पहुँचता है, उसको अंडरमाइन करते हैं तो उसको बैन किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि अगर ये 20 साल पुराना भूत वापस आता है तो भारत के एक तबके में कम से कम इस तरह का संतोष पैदा हो सकता है कि ये व्यक्ति जो अभी हमारा प्रधानमंत्री है, देश का सबसे बड़ा नेता है, इसके ऊपर एक बहुत ही जिम्मेदार जो
न्यूज़ नेटवर्क है वो ये कह रहा है, उसके पीछे स्टेट का बाकायदा सपोर्ट है कि स्टेट बैक्ड रिपोर्ट है जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तो इससे एक पब्लिक ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा हो सकता है। नहीं, देखें, जो भारत और यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी देशों में जो सरकार की क्षमता है सबसे बड़ी, वो लॉ एंड ऑर्डर ही है, डंडा। सरकार जब इंडिविजुअल से बात करती है, शहरी नागरिक से बात करती है, तो एक दो लफ्ज के बाद डंडा निकालती है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का जितना फोकस होता है वायलेंस के साथ स्टेट का, और कहीं नहीं होता कोई डेमोक्रेसी में। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को भी ये डर था कि इस डॉक्यूमेंट्री के दिखाने से कुछ होगा। ये एक एक्सक्यूज दी गई है कि इस वजह से, और ये सिर्फ एक ही है, फॉरेन रिलेशंस को भी डाल दिया है अंदर, दो तीन और भी है चीजें इसमें। तो ये पूरा एक बिल्कुल ही अनबिलीवेबल सी चीज है जो होनी नहीं चाहिए थी। एक एक्सट्रीम पर ले गई इसको सरकार, और ये नजर आ रहा है कि जो रिस्पांस था वो, और बीबीसी ने ठीक किया, उन्होंने जो है इसको ना तो डिस्प्यूट किया कि आप जो कह रहे हैं कि हम कॉलोनियल माइंडसेट वाले हैं वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी उन्होंने कारण नहीं दिया। वो सिर्फ दूसरी डॉक्यूमेंट्री निकाल देगी आज रात को। तो जो आपका जो 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 जो, जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो सफल नहीं हुई। दूसरी बात ये कि आज जो रात को जो आएगा उसकी बुनियाद पर अब सरकार करेगी क्या? एक जो बैन लगा है वो तो पहली डॉक्यूमेंट्री पे था, वो बैन क्या इस अनदेखी डॉक्यूमेंट्री पर भी वैलिड है? कोई भी नहीं जानता ये। या वो फिर देखेगी कल सुबह और फिर निर्णय लेगी कि इसको बैन करना है या नहीं। जी हाँ, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात दर्शकों को बताना ज़रूरी है जिन्होंने नहीं देखी है डॉक्यूमेंट्री, कि न सिर्फ कि इसमें नरेंद्र मोदी को खुद प्लेटफॉर्म दिया गया है, चांस दिया गया बीबीसी के पत्रकार के ज़रिए कि वो अपनी बात रख सकें उस वक्त जबकि वो मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा आज के दौर के जो प्रो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग, इसके अलावा सरकार को आधिकारिक रूप से सलाह देने वाले लोगों को भी इसमें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है। उसके बावजूद इसको कहा गया कि ये कॉलोनियल माइंडसेट का, ये हमें गुलाम बनाने की ये दूसरी तरकीब है, और इसके अलावा ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अगला सवाल मेरा, और बहुत अहम सवाल ये है कि जब भारत की उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि इसमें कोई लार्जर कंस्पिरेसी नहीं है, बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं है, और षड्यंत्र की पूरी जो परिकल्पना है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। एसआईटी की क्लीन चिट के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो अब कहने को क्या बचा? आप 50 डॉक्यूमेंट्री बनाइए, सबसे बड़ी जो अदालत है वो तो इनको साफ कर चुकी है हर आरोप से। अब इन डॉक्यूमेंट्रीज का मतलब क्या रह गया? अगर ये डॉक्यूमेंट्रीज आगे आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? दो चीजें, एक तो ये कि जो आपने कहा यही डिफेंस होना चाहिए था भारत सरकार का, कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, हमारी पुलिस फोर्स है, हमारी जो एसआईटी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस चीज को देखा है। दूसरी बात ये कि अगर यूके की गवर्नमेंट ने, उस वक्त की सरकार ने ये आरोप लगाए हैं कि ऐसा हुआ है, उसको देखना जरूरी था गंभीरता से। ये नहीं हुआ। हमने सिर्फ उसको फेंक दिया कचरे के डब्बे में कि आपने जो कहा है, आपने जो लिखा है, आपकी जो रिपोर्ट है उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन हमने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो मैं मानता हूं कि सही नहीं था। हमको कोई रिस्पॉन्स देना था उसको। ये एक्चुअली अब हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। जब कोई बाहर की सरकार कहती है कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो फेलियर है, हमने जो देखा वहां पर वो सही है। आप जो बता रहे हैं दुनिया को वो ठीक नहीं है। डॉक्यूमेंट्री ये दिखाती है। इस वक्त 20 साल बाद क्यों, वो मेरा मानना है कि जो इसका दूसरा हिस्सा आएगा उसके बाद बिल्कुल साफ हो जाएगी चीज कि ये 20 साल पुरानी बात को निचोड़ने की नहीं। याद होगा आपको 20 साल बाद एक फिल्म भी हुआ करती थी जिसमें बाकायदा उसकी कहानी भी आपको याद आ रही होगी। 20 साल पुरानी जो घटनाएं फिर याद आ रही हैं, और कहा भी ये भी जाता है कि नाइंसाफी जब तक अपना मुंह खोल के खड़ी रहती है, जब तक बाकी इंसाफ उसे शांत ना करे। तो ये भी इस बात का मेरे ख्याल से
ये इस बात की भी एक गवाही है कि अदालत जो सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर फैसला करते हैं, और भारत में अदालतों का काम किस तरह से होता है, कैसे सबूत और गवाह तैयार होते हैं, ये भी अपने आप में एक कहानी है। लेकिन क्या, एक छोटा सा जल्दी से सवाल, और फिर मैं अगले सवाल की तरफ आऊंगी, कि क्या इस डॉक्यूमेंट्री में कही गई बातों को मानना, जो कि भारत का भी कोई न्यूज़ संस्थान नहीं है बल्कि एक फॉरेन एजेंसी है जिसने उस सरकार की रिपोर्ट पर बेस करके इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है, क्या आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि जो 20 साल पहले की रिपोर्ट को आज दिखाना, ये कोई ना तो अवमानता है, ये ना तो गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट थी पहले, 20 साल पहले, वो आज तक दिखाई नहीं गई थी लोगों को। हमें पहली बात तो यही देखनी होगी कि अगर कोई एजेंडा होता, कोई माइंडसेट होता, तो ये 20 साल पहले ये चीज निकल कर आ जाती। ये अब निकली है क्योंकि कोई जाके किसी ने जाके इस पर काम किया है। और काम क्यों किया है? क्योंकि वो जो रिपोर्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आज के भारत में जो हो रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, और वो बैकग्राउंड मिला उनको। लेकिन इसके अलावा क्या ये माना ना जाए कि चूंकि ये एक फॉरेन गवर्नमेंट है, और जिन लोगों से बातचीत की गई जो उस वक्त के विक्टिम थे लेकिन आज वो भारत के नागरिक भी नहीं हैं, ब्रिटेन में रहने वाले वो लोग जिन पीड़ितों का जिक्र है, उन परिवारों का बहुत दुखदाई उनकी तमाम कहानियां हैं, कि उन लोगों के जरिए अब ये भारत का जो आंतरिक मामला है, इंटरनल अफेयर्स, उसमें अपने मीडिया संस्थान के जरिए एक सरकार दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है। कम से कम एक सेक्शन को तो ये बात अपील करेगी कि क्यों वो लोग जो अब भारत के नागरिक भी नहीं हैं, भारत में रहते भी नहीं हैं, उनकी घटनाओं को दिखाकर भारत के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में जबकि सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे चुका है और बहुत सख्त शब्दों में अपनी बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह के फेवर में कह चुका है, ऐसे में क्यों ना माना जाए कि ये आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है? देखिए, हम एक ऐसे दौर से आज गुजर रहे हैं कि लोग ये शायद भूल गए हैं कि जर्नलिज्म और सरकार में फर्क होता है, और कोई ऐसी संस्थाएं हैं दुनिया में जो अपनी सरकार का कहना नहीं करती। भारत में तो हम भूल ही गए हैं इसको। यूके की सरकार है, यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस डॉक्यूमेंट्री की फाइंडिंग से सहमत शायद नहीं है। मैंने जहां तक देखा है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की जो छवि है, वो जहां तक वो जानते हैं, वो नहीं है जो ये डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। हाँ, एक छोटा सा जवाब वहाँ के जो हाँ, प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने अपने ही सांसद के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि मैं इस जेंटलमैन की बातों से, उनकी कंक्लूजन से सहमत नहीं हूँ। सिर्फ इतना कह के कि हाँ, हम हर तरह की प्रताड़ना, परसिक्यूशन के हम खिलाफ हैं, लेकिन जो हमारे सांसद जो कह रहे हैं जेंटलमैन, उनकी बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बिल्कुल। तो ये यूके की सरकार नहीं कह रही है, ये बीबीसी कह रही है। अगर हम ये मानते हैं कि बीबीसी और यूके की सरकार में कोई भी फर्क नहीं है, तो वो ठीक है, लेकिन दुनिया ये नहीं मानेगी। जी हाँ, अगर जब मैं आती हूँ अगले सवालों पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, इसी के बराबर मैं कहूँगी महत्व का सवाल है, क्योंकि हमने आईटी एक्ट को देखा है कि कैसे सेंसरशिप भारत में लागू करने के लिए खौफ आता है मुझे, कि पिछली पीढ़ी के लोग बताते थे कि कैसे 70 के दशक में इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी जब लगी थी तब इस तरह के हालात हुआ करते थे कि बिल्कुल सेंसरशिप थी, जो प्रधानमंत्री चाहती थी उस वक्त की वो लोग पढ़ते थे, देखते थे और बाकी नहीं देख सकते थे। आज 140 करोड़ लोगों को इतने अहम डॉक्यूमेंट बीबीसी का, उसको बैन करने के लिए, उसको सेंसर करने के लिए आईटी एक्ट का सहारा लिया गया है। जब स्टेट ही अकेला ठेकेदार बन जाए, रिपोजिटरी बन जाए फैक्ट्स की, ट्रूथ की, तो किस तरीके से हम देखेंगे? क्या आपको लगता है मेरे जैसे पत्रकारों को फिर बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए? क्योंकि मेरा काम तो यही है कि सरकार के कामकाज पे टिप्पणी करूं और वही सरकार मुझे बताएगी कि मैं झूठ बोल रही हूं या सच बोल रही हूं। थियोरेटिकली सरकार तो यही कह रही है। आप जैसे जो पत्रकार हैं वो जाए यहाँ से। अगर सरकार के ऊपर रिपोर्टिंग जो लोग करेंगे उसका फिल्टर सरकार ही देगी, तो फिर रिपोर्टिंग होगी कैसे? ये तो नॉर्थ कोरिया में होता है कि आप जाएं और अफसर को दें अपना रिपोर्ट कि भाई भाई साहब ये ठीक है कि नहीं है, कि क्या मैं छापूं इसे। ये गणतंत्र में नहीं होता ये, और कोई भी गणतंत्र में नहीं होता ये जो सरकार खासतौर से, और ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं मानता हूं कि भारत सरकार की दशकों से यही एक चाल चल रही है कि कैसे लोगों को दबाया जाए, और ये सिर्फ जो 75-77 में हुआ उसकी बात नहीं है
कि सेंसरशिप से लेकर प्रेशर जो है, या तो वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए हो या तो वो लाइसेंस के जरिए हो, जैसा कि आपने देखा राघव बहल के साथ जो जो हुआ, प्रणय रॉय के साथ जो हुआ, ईडी के जरिए दबाव तो रहता है और दबाव रहा है पहले से। लेकिन आज जो हो रहा है कि आप कुछ भी बोल ही नहीं सकते, और ये दबाव ना सिर्फ लीगल नहीं है कि आपके ऊपर केस होंगे, ये दबाव मॉब वायलेंस का भी है कि आपके खिलाफ जुलूस निकाले जाएंगे। एमनेस्टी के दफ्तर के बाहर एक बहुत बड़ा जुलूस आया था कि आप ये चीज नहीं कर सकते। ये कुछ नई बातें हैं, और मैं मानता हूं कि ये दिखाती है कि जो इस सरकार को कुछ विषयों पर लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं है, सच हो तो भी, कि इन मुद्दों पे आप बात ना करें। और अगर ये आईटी रूल्स टाइप के जो लॉज जो है वो आते रहे तो यही होगा कि जो सरकार चाहती है वो ही जर्नलिज्म होगा। बहुत हद तक तो ये हो चुका है, खासतौर पर जो टीवी की कमेंट्री है, वहां पर जो सरकार कहती है, चाहती है, जो मुद्दा चाहती है वो चलाना, वो ही होता है रात को। पर ये अब फिर और जगहों पर भी आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट अटैक है ऐसी संस्थाओं पर जैसे कि वायर और स्क्रोल। जी हाँ। आईटी एक्ट का जो लॉ है वो जाएगा सीधी तरीके से उन लोगों पर जो इंडिपेंडेंट है, जो ना तो निर्भर हैं सरकार के पैसों पर, ना तो चाहते हैं वो, ना तो कोई लाइसेंस चाहिए उन्हें सिर्फ बैठ के ढंग की पत्रकारिता करनी है। नहीं करने देंगे वो लोग। और ऐसे में जबकि एनडीटीवी भी, यानी कि पूरी स्क्रीन अगर देखी जाए, टीवी की स्क्रीन पूरे तरीके से बिक चुकी है, खाली हो चुकी है, अंधियारी हो चुकी है। टीवी पर अब कोई भी एक ऐसा चैनल या एक ऐसा कार्यक्रम कहना बहुत मुश्किल है, उसे ढूंढ पाना जिसे हम कहें कि ऑब्जेक्टिव तरीके से जनता के पक्ष को आगे रख रहा है, जन सरोकार की बात कर रहा है। ऐसे में मुझे तो ये भी खौफ आता है कि कल को जिस तरीके से बाकी बहुत सारे दर्जनों, हर कुछ हफ्ते बाद दर्जनों जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बैन किया जा रहा है, कब तक पता नहीं हम और आप बात कर पाएंगे, ये भी बहुत मुश्किल लगता है। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जब भारत सरकार को हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को पिछले 8-9 साल से लगातार जो आज़ाद पत्रकारिता है उसको बेड़ियों में जकड़ने की, सच को बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश हो रही थी। अब विदेशी जो पत्रकार हैं, विदेशी पत्रकारिता, वो कुछ भी सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी जो है वो भारत से बाहर भेजा जा रहा है। मुझे मालूम है कि अब ये बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्री से जुड़े हुए पत्रकार हैं, पता नहीं इनको दोबारा वीज़ा मिलेगा भारत आने का या नहीं, दोबारा वो काम कर पाएंगे या नहीं। ऐसे में खासकर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, इसको एक एक्सेप्शन क्यों माना जा रहा है कि इसको बैन करना खास तौर पर सेंसरशिप का एक क्लियर साइन, एक क्लियर कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया है? क्यों इसको इतनी अहमियत दी जा रही है? क्योंकि बीबीसी के पास एक चीज है जो भारत के ज्यादातर पत्रकारों और न्यूज संस्थाओं के पास नहीं है, वो है क्रेडिबिलिटी। लोग मानेंगे, जैसा कि मोदी जी ने ही कहा था, एक वीडियो क्लिप चल रही है आज कि मोदी जी 2013 में शायद कहते हैं कि लोग नहीं मानने को तैयार जो चीज दूरदर्शन पर आती है, जो प्रसार भारती पर आती है। सही है, ये नहीं मानेंगे लोग। सरकार की व्यवस्था पर भरोसा होता तो प्राइवेट सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं होता। ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाए तो व्यक्ति अलग रास्ते खोजता है। जब न्याय पर से उसका भरोसा उठ जाए तो खुद ही न्याय करने की दिशा में चला जाता है। यानी इसके कारण पूरी समाज व्यवस्था का डिटोरिएशन भी होता है। समाज की जो परंपरा है, बड़े सदियों से पनपी हुई परंपराएं होती हैं, वे अचानक
इसी कारणों से उसमें गिरावट आने लगती है और इसलिए गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस ये वहां बैठे हुए हैं और लोग और उसके लाभार्थी लोग तक का सीमित। अगर दिखाते हैं लोग कुछ बीबीसी पर तो मानेंगे कि ये सही है। वो लोग जानते हैं कि इसमें जो चीज जो आरोप लगा है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है, ये कोई मिसचिफ कर रहे हैं, नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास सीधा सा कि यूके की सरकार ने कहा था ये। अब आप या तो उसको खारिज करें ये कहकर कि ये वो था, ये है रिपोर्ट, लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है वो कहती है कि ये सही नहीं है। पर ये क्रेडिबिलिटी जो लाती है बीबीसी, अगर यही चीज किसी भारतीय या कोई और जगह से निकली हुई न्यूज एजेंसी या मीडिया हाउस से ये खबर छपती, ये डॉक्यूमेंट्री, और ऐसी कई आई है यहाँ पर, लोगों ने फिल्में बनाई है कि 2002 में हुआ क्या है, बहुत सी फिल्में, बहुत सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बीबीसी ने नहीं बनाई है। ये अटैक हुआ है इतने ओपनली एक फ्री प्रेस पर क्योंकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बिलीवेबल है, क्योंकि उनके पास क्रेडिबिलिटी है। और इस चीज इसी वजह से ये बैन की गई है, और कोई भी वजह नहीं है इसमें। जी आप ये कह रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता ही उनका एक तरह से दुश्मन हो गया है इसमें, कि नरेंद्र मोदी को पता है कि तमाम जो सरकारी तंत्र है उस सबको मिलाकर भी जितनी पब्लिसिटी उनकी हो रही है, देश का 90% से ज़्यादा मीडिया दंडवत उनके लिए हो चुका है, उतना भी काफ़ी नहीं है जितना कि एक डैमेज कर जाएगी। जानते नहीं होंगे आरपा जी के बीबीसी की जो लाइसेंस फी है जो लोग देते हैं, जो लोग टेलीविजन खरीदते हैं, उनको एक लाइसेंस फी देनी होती है बीबीसी को, जिसकी बुनियाद पर वो चलती है बीबीसी। अगर कोई सोचे कि ये यूके की सरकार का है एजेंडा, तो ये बात उनको समझनी चाहिए कि बीबीसी ये डॉक्यूमेंट्री भारत में दिखा ही नहीं रही है, दिखाना चाहती भी नहीं है, क्योंकि वो जो पैसे गए हैं बीबीसी के लिए को, वो वहां के लिए गए हैं, बीबीसी 2 के लिए, ना कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के लिए। बीबीसी 2 की डॉक्यूमेंट्री है ये। जी हाँ। और ये और वो दिखाना नहीं चाहती, इसलिए नहीं कि वो मानती है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी उनके साथ, इसलिए कि वो कॉपीराइट नहीं है उनके पास, वो देना नहीं चाहती यहाँ पर। और नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा था इसी डॉक्यूमेंट्री में कि उन्हें इस बात का अफसोस रहेगा कि वो मीडिया को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। उस अफसोस को वो इस बार 2023 में वो अफसोस नहीं रखना चाहते और इसीलिए डॉक्यूमेंट्री को बैन करके दिखाना चाहते हैं कि उस वक्त का जो अफसोस था वो अब उन्हें नहीं रहेगा। और नरेंद्र मोदी को अच्छी तरीके से मालूम है कि मीडिया कितना इम्पैक्टफुल, कितना प्रभावी हो सकता है अगर वो विश्वसनीय हो, खासकर एक अच्छे तरीके से सुनाई गई, बताई गई कहानियों का लोगों की मन मस्तिष्क पे क्या असर पड़ता है, ये नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता, उनकी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया आकार पटेल आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आपका भी शुक्रिया। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।